नमस्कार। आज हम हाल की कुछ अहम खबरों और जानकारियों को आप कह सकते हैं जरा गहराई से समझेंगे। ये सब जानकारी ताज़ा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी नाम के एक स्रोत से ली गई है। हम कई अलग अलग दायरों को छुएंगे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, विज्ञान में क्या नया है, खेल की दुनिया से लेकर देश के अंदर की बातें भी। कोशिश यही रहेगी कि कम समय में ज़रूरी तथ्यों की एक साफ तस्वीर मिल जाए। सोचिए, एक तरफ चीन है जो दुनिया भर के टैलेंट के लिए वीज़ा ला रहा है। दूसरी तरफ इजराइल एक नई रक्षा तकनीक टेस्ट कर रहा है और भारत में भी अंडमान में ज्वालामुखी सक्रिय है और भी बहुत कुछ। तो चलिए इन सभी दिलचस्प जानकारियों के तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों से। अमेरिका का H1B वीजा है ना, कुशल कामगारों के लिए। उसमें कुछ कह सकते हैं सख्ती या बदलाव के बाद चीन ने अब ये के वीजा शुरू किया है। मकसद बताया जा रहा है दुनिया भर की प्रतिभाओं को, टैलेंट को आकर्षित करना। ये थोड़ा दिलचस्प है ना? हाँ, बिल्कुल दिलचस्प है। और ये ना एक बड़ी ग्लोबल चीज की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि दुनिया भर में जो कुशल लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, उनके लिए एक होड़ सी मची हुई है। अच्छा। हाँ, तो जब अमेरिका जैसे देश वीजा नियमों में थोड़ी सख्ती करते हैं, तो चीन जैसी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसे एक मौके की तरह देखती हैं। ये के वीजा सिर्फ कोई मामूली नियम बदलाव नहीं है। ये चीन की एक सोची समझी रणनीति लगती है ताकि वो टेक्नोलॉजी, रिसर्च और दूसरे जरूरी फील्ड्स में दुनिया के बेस्ट माइंड्स को अपने आप बुला सकें। ये दिखाता है कि आगे आने वाली अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा ज्ञान और प्रतिभा पर निर्भर करेगी। यानी ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है कि भाई ग्लोबल टैलेंट पूल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है। क्या ये किसी खास किसी विशेष क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को टारगेट कर रहा है? स्रोत में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर आमतौर पर इस तरह की जो पहल होती है वो स्टेम फील्ड्स पर फोकस करती हैं। स्टेम मतलब? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। साथ ही जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बायोटेक है, फाइनेंस है, ये सब हाई टेक और स्पेशलाइज्ड एरिया। तो हम मान सकते हैं कि के वीजा भी इन्हीं एरिया पर ज्यादा ध्यान देगा। समझ गया। अच्छा, अब डिफेंस सेक्टर की एक और अहम खबर पर आते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने आयरन बीम नाम की एक प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। आयरन डोम के बारे में तो हमने काफी सुना है, ये आयरन बीम क्या चीज है? हाँ, आयरन डोम तो काफी चर्चा में रहा है। आयरन बीम उससे अलग है और ये रक्षा तकनीक में एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक मेजर डेवलपमेंट है। आयरन डोम क्या करता है? वो रॉकेट और मिसाइलों को गिराने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें दागता है। हाँ। जबकि आयरन बीम एक हाई एनर्जी लेजर हथियार प्रणाली है। लेजर? हाँ, लेजर। इसका मतलब है कि ये दुश्मन के ड्रोन्स हों, मोर्टार हों या छोटे रॉकेट, उनको हवा में ही नष्ट करने के लिए शक्तिशाली लेजर किरणों का इस्तेमाल करती है। लेजर हथियार, ये तो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। इसके फायदे क्या हैं, मतलब जो पारंपरिक मिसाइल सिस्टम है उनके मुकाबले? इसके कई संभावित फायदे हैं। पहला तो है कॉस्ट, यानी लागत। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत हजारों या लाखों डॉलर हो सकती है। सही बात है। जबकि एक लेजर शॉट की लागत शायद कुछ डॉलर के बराबर, बस बिजली का खर्चा। अच्छा। दूसरा, इसमें एक तरह से अनलिमिटेड गोला बारूद है। जब तक बिजली है तब तक ये फायर कर सकता है। तीसरा, ये जो छोटे सस्ते खतरे होते हैं ना, जैसे बहुत सारे ड्रोन्स या मोर्टार का झुंड, उनसे निपटने में ये ज्यादा कारगर हो सकता है। पारंपरिक सिस्टम शायद इनसे ओवरवेल्म हो जाए। हालांकि इसकी अपनी सीमाएं भी होंगी, जैसे शायद खराब मौसम में लेजर उतना असरदार ना हो। लेकिन ये निश्चित रूप से भविष्य के युद्ध का मैदान बदल सकता है। वाकई डिफेंस टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से बदल रही है। इसी से जुड़ी एक और खबर भारत से है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अफ्रीकी देश मोरक्को में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी टैसल के एक नए रक्षा उत्पादन प्लांट का उद्घाटन किया है। तो अब भारत का रक्षा उद्योग देश के बाहर भी जा रहा है। हाँ, और ये कई लिहाज से अहम है। पहली बात तो ये कि ये भारत की मेक इन इंडिया पहल का एक तरह से विस्तार है। अब ये मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा। TSL जैसी भारतीय कंपनी का विदेश में, और वो भी अफ्रीका जैसे स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण महाद्वीप में डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट लगाना, ये भारत की बढ़ती औद्योगिक क्षमता को दिखाता है। दूसरी बात, ये भारत और मोरक्को के बीच, और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो भारत और अफ्रीका के बीच गहरे होते रक्षा और आर्थिक संबंधों का प्रतीक है। अफ्रीका रक्षा उपकरणों के लिए एक बड़ा संभावित बाजार है
और ये कदम भारत को वहां एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है। मोरक्को में किस तरह के रक्षा उपकरण बनाने की योजना हो सकती है, अंदाजा है कुछ? स्रोत में इसका ब्यौरा तो नहीं दिया गया है, लेकिन टीएसएल की विशेषज्ञता एरोस्पेस, मिसाइल सिस्टम्स, रडार और दूसरे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि प्लांट इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े पुर्जों या सिस्टम्स का निर्माण करेगा, जो शायद मोरक्को की अपनी ज़रूरतों के लिए हो और हो सकता है दूसरे अफ्रीकी देशों को निर्यात के लिए भी हो। ये भारत की जो रक्षा निर्यात की महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। चलिए अब वैश्विक और रक्षा मामलों से थोड़ा हटकर भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर नजर डालते हैं। एक खबर है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप पर है, वो हाल ही में फटा है। जी। ये कहाँ है और इसका क्या महत्व है? बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, अंडमान सागर में। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र कंफर्म्ड सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, पूरे दक्षिण एशिया का? हाँ, इसका जो हालिया उद्गार है वो हमें पृथ्वी के अंदर जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उनकी याद दिलाता है। ये दिखाता है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट कितनी सक्रिय है। वैज्ञानिकों के लिए तो ये ज्वालामुखी और इस इलाके की जियोलॉजी स्टडी करने की एक नेचुरल लैब जैसा है। क्या इसके फटने से आसपास कोई खतरा रहता है? इसकी निगरानी कैसे की जाती है? आमतौर पर बैरन द्वीप के उद्गार ज्यादा विस्फोटक नहीं होते, और क्योंकि ये द्वीप निर्जन है, मतलब वहां कोई रहता नहीं और आबादी वाले इलाकों से काफी दूर है, तो इससे फौरन कोई बड़ा खतरा नहीं होता। हाँ, जो हवाई जहाज उड़ते हैं उनके रोट्स के लिए राख के गुबार से बचने की चेतावनी जारी की जाती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI और दूसरी एजेंसियां इस पर नियमित रूप से नजर रखती हैं। ये घटना हमें अपने देश की जो अद्भुत और कभी-कभी थोड़ी अप्रत्याशित प्राकृतिक विविधता है उसका भी एहसास कराती है। बिल्कुल। अब कुछ नियुक्तियों और सम्मानों की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण पद पर भारतीय मूल की एक महिला अमिता चौधरी को नियुक्त किया गया है, वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की अध्यक्ष। ये पद और ये नियुक्ति क्यों खास है? ये नियुक्ति कई वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि वैश्विक मंच पर भारतीय प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को पहचान मिल रही है, खासकर तब जब वो इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा, ये सतत बीमा यानी सस्टेनेबल इंश्योरेंस के बढ़ते महत्व को दिखाता है। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता जैसे बड़े जोखिमों का सामना कर रही है। सही बात है। ऐसे में बीमा उद्योग की भूमिका सिर्फ नुकसान की भरपाई करना नहीं रह जाती, बल्कि इन जोखिमों को कम करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने में भी मदद करना है। सतत बीमा, ये सुनने में थोड़ा सा जटिल लगता है। असल में इसका मतलब क्या हुआ? सरल शब्दों में कहें तो सतत बीमा वो बीमा उत्पाद और रणनीतियां हैं जो पर्यावरण, समाज और शासन मतलब ESG फैक्टर्स को ध्यान में रखती हैं। ESG, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। बिल्कुल। जैसे ऐसी परियोजनाओं का बीमा करना जो पर्यावरण के अनुकूल हों, या ऐसे व्यवसायों को बढ़ावा देना जो अच्छे सामाजिक मानक अपनाते हों, और साथ ही बीमा कंपनियां खुद भी अपने निवेशों में इन सिद्धांतों का पालन करें। अमिता चौधरी की नियुक्ति ये दिखाती है कि भारत भी इस ग्लोबल डिस्कशन और कोशिश में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ये तो हुई वैश्विक नियुक्ति। अब जरा खेल जगत का रुख करते हैं, खासकर फुटबॉल का। एताना बोनमाटी ने लगातार तीसरी बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। ये तो कमाल की उपलब्धि है। यकीनन ये असाधारण है। लगातार 3 बार बैलन डी'ओर जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए अविश्वसनीय निरंतरता, प्रतिभा और समर्पण दिखाता है। हाँ। एताना बोनमाटी की ये हैट्रिक न केवल उनके व्यक्तिगत कौशल को दर्शाती है, बल्कि ये महिला फुटबॉल का जो स्तर बढ़ रहा है और उसकी जो वैश्विक पहचान बढ़ रही है उसका भी प्रतीक है। दुनिया भर की युवा महिला खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। बिल्कुल। और ये भी दिखाता है कि महिला फुटबॉल को अब वो सम्मान और ध्यान मिल रहा है जिसकी वो हकदार है। क्या इस तरह का दबदबा, मतलब एक ही खिलाड़ी का लगातार जीतना, खेल के लिए अच्छा है या ये कहीं प्रतिस्पर्धा की कमी तो नहीं दिखाता? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, एक तरफ तो ये बोनमाटी जैसी खिलाड़ी की अद्वितीय प्रतिभा को दिखाता है
दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि क्या बाकी खिलाड़ियों को उस लेवल तक पहुंचने के लिए और मेहनत करनी होगी। हालांकि महिला फुटबॉल अभी भी विकास के दौर में है और नई प्रतिभाएं लगातार सामने आ रही हैं। बोनमाटे का दबदबा शायद दूसरों के लिए एक बेंचमार्क सेट करता है कि देखो, उत्कृष्टता का स्तर ये हो सकता है। और पुरुषों की श्रेणी में 2025 का बैलन डी'ओर उस्मान डेम्बेले ने जीता है। हाँ, उस्मान डेम्बेले का ये पुरस्कार जीतना भी फुटबॉल की दुनिया में व्यक्तिगत प्रतिभा के शिखर का समान है। बैलन डी'ओर जैसे पुरस्कार सिर्फ खिलाड़ी की गोल करने या ड्रिबलिंग की क्षमता को ही नहीं देखते। अच्छा, वो पूरे सीजन में उनका प्रदर्शन कैसा रहा, उनकी टीम की सफलता में उनका क्या योगदान था, खेल पर उनका प्रभाव कैसा था, इन सबको मान्यता देते हैं। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत चमक के साथ साथ टीम की रणनीति और समर्थन भी कितना मायने रखता है। ये पुरस्कार हमेशा बहस का विषय भी बनते हैं कि कौन ज्यादा हकदार था। हाँ, वो तो है। लेकिन ये फुटबॉल के उच्चतम स्तर का जश्न मनाते हैं। खेल के मैदान से हटकर कृषि और उद्योग से जुड़ा एक पुरस्कार भी है। आंध्र प्रदेश को रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है। रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सेरीकल्चर भारत के कृषि और कपड़ा उद्योग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। दूसरा सबसे बड़ा? हाँ, और एकमात्र देश है जो रेशम की 4 प्रमुख किस्में मलबरी, टसर, एरी, मुगा बनाता है। ये उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और महिलाओं को भी। अच्छा। आंध्र प्रदेश को ये पुरस्कार मिलना इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार ने रेशम कीट पालकों की मदद करने, रेशम की गुणवत्ता सुधारने, नई तकनीकें अपनाने और बुनकरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि आंध्र प्रदेश ने ऐसा क्या खास किया होगा जिससे उन्हें यह पुरस्कार मिला? स्रोत में खास पहलों का जिक्र तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर राज्यों को ऐसे पुरस्कार तब मिलते हैं जब वो जैसे बेहतर क्वालिटी वाले रेशम कीट के बीज उपलब्ध कराते हैं, किसानों को ट्रेनिंग और तकनीकी मदद देते हैं, हाँ। पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करते हैं और रेशम के धागे और कपड़ों के लिए बेहतर बाजार लिंकेज बनाते हैं। तो आंध्र प्रदेश ने संभवतः इन सभी क्षेत्रों में काफी अच्छा काम किया होगा, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ हो। ये बाकी राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा है। चलिए, अब कुछ राष्ट्रीय समाचारों और शासन से जुड़ी बातों पर आते हैं। एक बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसने 23 सितंबर 2025 को अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। ये योजना कितनी बड़ी है और 7 साल पूरे होने का क्या महत्व है? PMJAY को दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी? हाँ, इसका लक्ष्य भारत के लगभग 50 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर लोगों को, यानी 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देना है, ताकि वे गंभीर बीमारियों का इलाज बिना किसी आर्थिक बोझ के करा सकें। 7 साल का सफर पूरा होना एक अहम पड़ाव है। ये एक मौका है ये देखने का कि योजना अपने मकसदों में कितनी सफल रही है, जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आए हैं और आगे क्या चुनौतियां हैं। तो 7 सालों में इसकी मुख्य सफलताएं और चुनौतियां क्या रही है मोटे तौर पर? सफलताओं में तो निश्चित रूप से करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलना शामिल है। इससे कई परिवार कर्ज के जाल में फंसने से बचे हैं। इसने निजी अस्पतालों को भी इस योजना में शामिल किया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ी। हाँ। चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे योजना के बारे में जागरूकता की कमी, खासकर दूर दराज के इलाकों में। जो पैनल में अस्पताल है उनमें क्वालिटी कंट्रोल, फर्जी दावों को रोकना, अच्छा, और योजना की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। स्वास्थ्य के बाद एक खबर नाम बदलने से जुड़ी है। महाराष्ट्र में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अब आधिकारिक तौर पर अहिल्यानगर कर दिया गया है। जी। इस तरह के नाम परिवर्तन अक्सर क्यों किए जाते हैं? इसके पीछे क्या सोच होती है? देखिए, स्थानों या संस्थानों के नाम बदलना एक जटिल मुद्दा हो सकता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर करना इंदौर की महान मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किया गया है। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर। हाँ, जिन्हें उनके न्यायप्रिय शासन, कुशल प्रशासन और धर्मपरायणता के लिए जाना जाता है। अक्सर ऐसे बदलाव
किसी क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत या किसी पूज्य शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए किए जाते हैं। ये स्थानीय लोगों की भावनाओं और गौरव से भी जुड़ा हो सकता है। हालांकि कभी-कभी ये राजनीतिक विचारों से भी प्रेरित होते हैं और विवाद का कारण भी बन सकते हैं। महत्वपूर्ण ये देखना है कि ये बदलाव समाज में किस तरह की चर्चा को जन्म देते हैं। और अंत में इस शासन में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़ी एक खबर। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। ये सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है? ये सम्मेलन भारत में डिजिटल गवर्नेंस यानी सरकारी कामकाज में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रयासों का एक अहम मंच है। इसका विशाखापट्टनम जैसे शहर में होना ये भी दिखाता है कि डिजिटल इंडिया की पहल अब सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ये अब टियर 2 और टियर 3 शहरों तक भी पहुंच रही है। इस तरह के आयोजनों में सरकारी अधिकारी, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री के लोग और शिक्षाविद सब एक साथ आते हैं। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए कैसे ज़्यादा बेहतर, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है। वे सफल मॉडलों को शेयर करते हैं और भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श करते हैं। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। चीन के वीजा से लेकर इजराइल की लेजर रक्षा प्रणाली, भारत के सक्रिय ज्वालामुखी से लेकर संयुक्त राष्ट्र में नियुक्ति, फुटबॉल के बैलन ड'ओर से लेकर रेशम उद्योग का सम्मान, और फिर आयुष्मान भारत की सालगिरह से लेकर ई गवर्नेंस सम्मेलन तक। ये हाल की घटनाओं का एक बहुत ही विविध मिश्रण है। बिल्कुल, और ये विविधता ही महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। ये दिखाता है कि दुनिया और हमारा देश कितने सारे अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ बदल रहा है। प्रतिभा की वैश्विक दौड़, रक्षा में तकनीकी छलांग, प्रकृति की अपनी चाल, व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न, कृषि आधारित उद्योगों का महत्व, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और डिजिटल शासन का विस्तार, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, एक क्षेत्र में होने वाला बदलाव दूसरे को प्रभावित कर सकता है। सही कहा। जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये सारी अलग अलग दिखने वाली खबरें, वीजा युद्ध, लेजर हथियार, ज्वालामुखी, फुटबॉल स्टार, रेशम किसान, स्वास्थ्य बीमा, डिजिटल सरकार, क्या ये सब मिलकर किसी बड़ी तस्वीर की ओर इशारा कर रही हैं? शायद इन अलग अलग धागों को साथ देखने पर ही हम समझ पाएंगे कि आने वाला कल कैसा आकार ले रहा है, कौन सी ताकतें उसे चला रही हैं, और इन बदलावों के बीच हमारे लिए क्या अवसर और चुनौतियां छिपी हो सकती हैं। इन पर नजर बनाए रखना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि दुनिया किस तरफ जा रही है।